हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के अगले शासक हुमायूं के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले एक बार हम हुमायूं का परिचय प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हुमायूं का पूरा नाम क्या है, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका जन्म स्थान 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ है। वहीं माता इनकी माहम बेगम, जो कि 3rd नंबर की पत्नी थी। 3rd नंबर का मतलब तीसरे क्रम की पत्नी थी। ठीक है, पिता जो है वो बाबर हैं और बाबर ने 3-4 शादियां की थी। एटलीस्ट मैं कहूं तो 6 शादियां की थी, जिसमें से 3rd नंबर पे कौन थी, माहम बेगम। और यह बहुत ही प्रिय पत्नी थी किसकी, बाबर की। इसलिए और माहम बेगम का जो पुत्र है वो हुमायूं। जब बाबर भारत में पानीपत का युद्ध लड़ रहे हैं और काबुल से जीतते हुए क्रम से जब वो आए हैं भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर, उस समय हुमायूं को इन्होंने पहली बार कोई प्रशासनिक पद दिया है। तो वह कहां का दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि उनको बदख्वा का जो है क्या बनाया गया है, सूबेदार। प्रथम बार सूबेदार बने हैं बदख्वा पे हुमायूं। तो हुमायूं को बचपन में ही इन्होंने एक प्रशासनिक पद दे दिया था। इसी प्रशासनिक पद पर रहते हुए आप देखे होंगे, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि पानीपत के युद्ध में जो प्रथम युद्ध हो रहा है उसमें लड़ने के बाद जो ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत हैं उनसे यह जो है कोहनूर हीरा लेने जाएंगे, इसी प्रशासनिक पद के आधार पर। ठीक है, तो अब जो है कि बाबर की चूंकि मृत्यु हो गई है, किस लिए कैसे मृत्यु हुई है उनकी, तो वो जो है कि बीमार पड़ गए थे। बाबर क्या हो गए, लास्ट समय में बीमार पड़ गए, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई है इनकी 26 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई है। इनके मृत्यु के 3 दिन के बाद ही आप देख पा रहे होंगे कि 29 दिसंबर 1530 को आगरा में इनका राज्याभिषेक होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि बाबर की मृत्यु हुई कहां पे, तो हुई है यहीं आगरा में ही। ठीक है, और आगरा में ही नूर अफगान बाग है, उसी बाग में इनको सर्वप्रथम दफनाया जाएगा और बाद में बाबर को निकाल कर कहा, काबुल में शाही बाग में दफनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए तो इनका राज्याभिषेक जो हो रहा है 29 दिसंबर 1530 को आगरा में हो रहा है। और ये जैसे ही राजा बनेंगे तो इनके अंदर एक उदारता वाली प्रवृत्ति है, या अपने पिता के जो राज्य हैं उनको अपने सभी भाइयों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इनके भाई जो हैं कितने हैं, 3 हैं। मुख्य रूप से इनके भाई 3 हैं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। वही कामरान और अस्करी जो है वह गुलरुख बेगम के बच्चे हैं, जो कि 5वें क्रम की पत्नी है। वहीं हिंदाल जो है आप देख रहे होंगे कि दिलदार बेगम 6ठे क्रम की पत्नी से उत्पन्न पुत्र हैं ये हिंदाल। और आप नीचे देख पा रहे होंगे उसके जस्ट उनका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा। इन सबको राज्य बांटना था, तो राज्य तो इन्होंने अपने तीनों भाइयों में ही बांटा, लेकिन अपने चचेरे भाई को भी, जो उनको पहली प्रशासनिक जो एरिया मिली थी, क्षेत्र मिला था बदख्वा, वहां का जागीर उनको दे दिया। और अपने भाइयों में अपने पिता के जो प्रांत थे उनको इस प्रकार से बांटा कि काबुल और कांधार जो है को कामरान को दे दिया, संभल जो है वो अस्करी को, और हिंदाल को अलवर, मेवात या मेवाड़। अलग अलग नाम अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, यह लगभग तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है, तो कुछ भी नाम आए तो आप इन तीनों नामों को कंसीडर करिएगा, याद हो जाएंगे अच्छे से। और इनकी एक बहन, एकमात्र बहन थी गुलबदन बेगम। ये सारे जो है कि एक एक नंबर में, मतलब हमेशा पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से लेके एग्जाम से बड़े बड़े एग्जामों में जो है कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने इनका राज्याभिषेक पढ़ लिया, इनका जन्म पढ़ लिया। यही देखिए इनकी मृत्यु कब हो गई है, 24 जनवरी 1556 को। इनकी मृत्यु भी एक अजीब तरीके से हुई है। एक तो बेचारे यह जो है संघर्ष करते हुए जो है कि शेरशाह सूरी इनको भगा देगा, फिर निर्वासित रहेंगे, फिर राज्य को जो है कि वो कब्जा करेंगे,
और अभी कुछ ही दिन होगा तब तक जो है कि ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से स्लिप हो जाएगा इनका पैर और गिर के इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इनका पुत्र जो है वो अकबर महान, जो कि मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। तो हम अकबर महान को तो काफी विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर वहां से क्वेश्चन, तो कोई एग्जाम ऐसा जाएगा ही नहीं जहां से अकबर से एक क्वेश्चन ना पूछे। अगर वहां से नहीं पूछा तो कम से कम जो है वो मुगल साम्राज्य से तो जरूर पूछेगा। दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो 1% भी यूजफुल हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे हम लोगों को काफी मोटिवेशन मिलती है। हम लोग और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए जो है प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका जो है कि कहीं से कोई एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो प्लीज यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे देखते हैं, आगे के क्रम में हुमायूं द्वारा किए गए अभियानों का क्रम। अक्सर पूछता है आपसे, या तो युद्धों का क्रम लगाइए, या तो युद्धों से जो है कि उनके अपोनेंट शासक का जो है कि वो मेल करिए, या तो फिर युद्धों का सन वाइज जो है कि मिलान करिए। मतलब इसी फॉर्मेट से आपको 3-4 किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे और एक एक नंबर के तो अलग से बन ही जाएंगे। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि हुमायूं जैसे शासक बनता है, जैसे इसका राज्याभिषेक होता है, उसके बाद वो पहला युद्ध देखिए करता है कालिंजर का युद्ध। जब कभी पूछे कि हुमायूं का राज्याभिषेक होने के बाद पहला अभियान कौन सा है, तो वह कालिंजर का युद्ध है 1534 में। लेकिन आप नीचे देख पा रहे होंगे दोहरिया का युद्ध 1532 में। तो ये जो है कि 1532 है, 30 में उनका जो है कि राज्याभिषेक हो चुका है, लेकिन इनके द्वारा डायरेक्ट अभियान नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि हमेशा जो है कालिंजर के युद्ध को ही आंसर में आप टिक मारेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कालिंजर को सबसे ऊपर लिखा है, क्योंकि अक्सर अगर यहां से क्वेश्चन पूछता है तो कालिंजर को ही पॉइंट करता है वो। ठीक है, बीच में लिखने पर आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसे ऊपर लिखा। आप देखेंगे कालिंजर का युद्ध 1534 में अपोनेंट राजा है प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव से ही लड़े क्यों? क्योंकि प्रताप रुद्र देव जो है वो बुंदेलखंड के जो है कि राजा थे, और कालिंजर का युद्ध जो है बुंदेलखंड की पहाड़ियों के बीच में था, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो वहां जीतने का मतलब कि ये सेफ जोन में चले जाएंगे, इसलिए यहां युद्ध करने गए हैं, जीत नहीं पाएंगे। कुछ दिन परेशान करेंगे, तब तक पता चलेगा कि कहीं दूसरे तरफ से बहादुर शाह आ रहा है, तो यहां से संधि करके वहां भागेंगे। वहां जाएंगे तब तक पता चलेगा कि इधर से महमूद लोदी आ रहा है, तो फिर वहां छोड़ के वहां भागेंगे। यह लुढ़कते हुए ही चलेंगे, एक जगह स्थायी नहीं रह पाएंगे। समझ लो, जैसे कि यहाँ युद्ध लड़ रहे होंगे तब तक कोई इधर से चल देगा लड़ाई करने के लिए, तो यहाँ जल्दी जल्दी संधि करके इधर भागेंगे। अभी यहाँ कर रहे हैं तब तक कोई इधर से चल दिया, फिर इधर भागेंगे। कहीं जीत नहीं पाएंगे, केवल संधि कर रहे हैं, हर जगह संधि कर रहे हैं। इन दोनों युद्धों में देखा जाए तो ये संधि करेंगे, और इन्हीं क्रम में जो है वो चुनार के किले को जीतने की कोशिश करेंगे। और चुनार के किले पे बैठे हुए हैं शेर खां अपने आप में बहुत बहादुर व्यक्ति थे। इनका मुगल काल को बीच में कोई अगर एक शासक ने ब्रेक किया है मुगल काल को, तो वह शेर शाह सूरी है। यहां आप देख पाएंगे कि बिलग्राम 40 के बाद 55 तक 15 साल जो है कि हुमायूं को भारत में दिखने नहीं दिए हैं। पूरा मुगल जो साम्राज्य है वो ब्रेक हो गया है एकदम। यहाँ शेर शाह सूरी का साम्राज्य चला, और शेर शाह सूरी एक अफगान सैनिक है। ठीक है, इनको नाम भी जो है कि एक बचपन में ही शेर को मार दिया था, जिसके कारण इनका जो है कि राजा जो था वहां का, उसने इनको शेर खां की उपाधि दी थी। और यह धीरे धीरे देखिए कितने जो इतिहास में एक बड़ा नाम बनकर उभरा। तो जो है कि शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था चुनार का किला, और उसको जीतना चाहते थे, क्योंकि चुनार के किले को पूर्वी भारत का द्वार कहते हैं। ठीक है, पूर्वी भारत का द्वार कहते हैं। तो 2 बार वहां जाएंगे। हुमायूं जो है वो 2 बार जाएंगे। एक बार जाएंगे, अभी जीत नहीं पाएंगे, महल के चारों तरफ 6 महीना घेरा बना के रखेंगे।
तब तक देखेंगे कहीं दूसरे कोने में डिस्टरबेंस पैदा हो गया तो यहाँ संधि करके भगेंगे। ठीक है, तो संधि करने के दौरान ही आप देखेंगे कि जब प्रथम बार फर्स्ट बार जब ये गए हैं चुनार के किले पे, तो शेर खान ने अपने पुत्र को इनकी सेवा में भेज दिया है। किसके? मुगलों की सेवा में, हुमायूं की सेवा में भेज दिया है। फिर जो है कि दूसरी बार ये फिर जब थोड़ा सा इनको टाइम मिलेगा तो फिर दोबारा चुनार पे कब्जा करेंगे। कब्जा कर नहीं पाएंगे। अब शेर खा हो गया है बहुत गुस्सा। ठीक है, अब वही जो है कि दूसरी बार ये गए हैं 1537 में और पहली बार गए हैं ये 1532 में। दो बार ये गए हैं, दोनों बार जीत नहीं पाए, लेकिन शेर खान परेशान हो गया। फिर जब शेर खान से ये चौसा का युद्ध लड़ेंगे 26 जून 1539 को, तो शेर खान को बहुत बुरी तरीके से हराएगा, इनके जान पे बन आएगी और यह व्यक्ति जो है घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद जाएगा। और कूदने के बाद चूंकि तैरने नहीं आता इनको, अब ये डूब रहे हैं, तो इनको एक भिश्ती है नियाज नाम का। ठीक है, नियाज नाम का एक भिश्ती है, नाव चालक है, वह इनकी जान बचाएगा। और आप देखेंगे कि जब दोबारा हुमायूं जब जो है वो क्या करते हैं कि शासन में आएगा, सत्ता में आएगा, तो वह उस एहसान को उतारने के लिए उस व्यक्ति को पूरे भारतवर्ष मुगल साम्राज्य का बादशाह एक दिन के लिए घोषित करेगा और उसके नाम से चमड़े का सिक्का जो है कि जारी करेगा। इस तरीके से चौसा का युद्ध लड़ा, लेकिन अभी ऐठन इनकी गई नहीं है, किसकी? हुमायूं की। अब ये लड़ेंगे फिर बिलग्राम का युद्ध, क्योंकि शेर शाह सूरी, मैंने यहां लिखा है, आप नोट करिएगा, मैंने यहां लिखा है शेर खां। ठीक है, तो शेर खां चौसा का युद्ध लड़ रहा है। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां जो है वो शेर शाह सूरी की उपाधि लेगा। तो चौसा का युद्ध वो शेर खां के रूप में लड़ेगा, लेकिन उपाधि ले चुका है अब बिलग्राम के युद्ध में, 39 में उपाधि ले लिया। तो बिलग्राम के युद्ध में 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी के नाम से ये लड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा कि शेर शाह सूरी कौन है और शेर खां कौन है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यह उपाधि लेने के उपरांत नाम है और ये उपाधि लेने से पहले का नाम है। तो बिलग्राम के युद्ध में इनको अब मतलब इनकी जितनी गर्मी है हुमायूं की लड़ने की, वो सब ठंडा कर देगा, ये चलेंगे भाग यहाँ से। 15 साल ये इधर उधर भटकेंगे, सेना तैयार करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करेंगे। और इसी बीच में जो आप देखेंगे कि अकबर का जन्म होगा, तो उसके पहले ये जो है कि शादी करेंगे मीर बाबा की पुत्री हमीदा बेगम से। हमीदा बेगम जो है वो, चूंकि ये लोग निर्वासित हैं, राजा तो है नहीं, तो हिंदू राजा अमरकोट के हिंदू राजा बीरसाल के घर में अकबर का जन्म होगा 1942 में। और फिर यह जो है कि देखिए 55 में, सॉरी 1942 नहीं, 1542 में। ठीक है, फिर उसके बाद 55 में मच्छीवाड़ा का युद्ध। अब वहां से ये जाएंगे, 42 में पुत्र हो गए, उनका टेंशन खत्म। अब वो निकलेंगे वहां से ईरान, और ईरान से सेना मांगेंगे और सेना लेकर आएंगे लड़ने मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये दोनों अफगान हैं। सबसे हुमायूं की सबसे बड़ी समस्या अफगान थे। देखिए, महमूद लोदी अफगानी है, शेर खां अफगानी है, शेर शाह सूरी अफगानी है, इब्राहिम सूरी अपना ही क्या अफगानी है, और सिकंदर सूरी भी अफगानी है। तो सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ी समस्या इनकी थी अफगान। ठीक है, मच्छीवाड़ा के युद्ध 22 जून 1555 को इब्राहिम सूरी से लड़ेंगे। कई जगह सिकंदर सूरी भी आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन आएंगे उसको आप मारिएगा। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है इब्राहिम सूरी से लड़ा। उसके बाद सरहिंद का युद्ध 1555 में ही सिकंदर सूरी से लड़ा। और चूंकि 1555 में ये क्यों जीत गए हैं, हुमायूं जीत कैसे गए हैं, ऐसा टेक्निक उनके पास आ गया है क्या? ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है कि इधर दो युद्ध हार गए हैं, यहाँ तड़ताबड़ जीत रहे हैं? क्यों? क्योंकि शेर शाह सूरी का मृत्यु हो गया है। अगर शेर शाह सूरी होता ना, तो ये 1555 में भी गद्दी नहीं पा पाते। इनका पुत्र है ये सिकंदर सूरी, जो लड़ेगा और हार के भाग जाएगा यहाँ से, और यह दोबारा गद्दे पे काबिज हो जाएंगे। आप नीचे देख पा रहे होंगे, हुमायूं के समकालीन विरोधी 3 मेन विरोधी थे।
गुजरात शासक बहादुर शाह, अफगान नेता शेर खां और बुंदेलखंड का शासक प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव से कालिंजर का युद्ध लड़ा है। अफगान नेता शेर खां से चौसा और बिलग्राम का युद्ध लड़ा है। और गुजरात शासक बहादुर शाह, यही गुजरात का शासक बहादुर शाह है, जब मेवाड़ पर आक्रमण करेगा तो मेवाड़ की जो महारानी है कर्णावती देवी, क्योंकि वहां पे शासन जो है कि एक अल्पायु शासक का है और वो उनकी संरक्षिका के रूप में है, तो इसलिए वो जो है कि हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाएंगे, लेकिन हुमायूं जो है मदद नहीं करेंगे। और इसी कारण जब ये बुरी तरीके से फंसते हैं तो मेवाड़ भी इनका मदद नहीं करता है। तो आप इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे पूरी कहानी को। अब आप इसको नोट कर लें, फिर आगे की बातों को मैं बताऊं आपको। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हुमायूं द्वारा जो है कौन कौन से अभियान किए गए। तो यहाँ पर हम क्रम से देखेंगे कि पहला है चुनार का प्रथम अभियान। कब किया जा रहा है? 1532 में। चुनार का किला मैंने आपको बताया भी कि चूंकि पूर्वी भारत का द्वार कहलाता था और यह शेर खां के नियंत्रण में था, जिसका घेराबंदी तो किया जीतने के लिए, लेकिन इतना आसान था नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई? एक संधि हो गई। संधि होने का मतलब है कि कोई परिणाम निकला नहीं, लेकिन कोई एक व्यक्ति जरूर कमजोर पड़ा होगा। और यहां पर देखिए आगे की लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि शेर खां ने अपने पुत्र किसको? कुतुब खां को, इसी का नाम पड़ेगा बाद में से जो है कि सिकंदर सूरी, तो अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेवा में भेजना पड़ा। ये मजबूर हुए हैं, जो कमजोर मनाएगा वही अपने पुत्र या किसी को भी किसी के सेवा में भेजेगा। ठीक है, संधि तो हुई है। और यहाँ पर एक डिमेरिट ये हुआ है कि शेर खान ने अपने पुत्र कुतुब खां को मुगल सेवा में भेजा है। यह किला जो है गोमती नदी के तट पर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैंने नीचे ये लाइन मेंशन कर दिया आपको, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आप देख पा रहे होंगे कि दोहरिया का युद्ध। देखिए आप यहाँ पर 32 में ये चुनार का अभियान कर रहे हैं, अभी 6 महीना से घेराबंदी करके बैठे हैं कि हम इस किले को जीत जाएं, लेकिन उसी 32 में इधर महमूद लोदी ने युद्ध कर दिया। अब इसको संभालने के लिए इधर आए, 32 में उधर छोड़ के संधि करके। अब यहाँ दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को क्या करेंगे? ये पराजित करेंगे। ठीक है, पराजित का भाग जाएगा ये बस। उसके बाद कालिंजर का युद्ध होगा। यह एक अभियान है, ये सफल नहीं हुआ। यहाँ कालिंजर का प्रथम अभियान है। हुमायूं जो है राज्याभिषेक के उपरांत प्रथम अभियान कालिंजर पर करेंगे। और इस अभियान जो है कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का राजा जो है वो कौन है? प्रताप रुद्र देव है। और प्रताप रुद्र देव का जो वो एरिया है वो सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बुंदेलखंड की पहाड़ियों के क्या है? बीच में है। इसलिए वो यहाँ पे लड़ेंगे और यहाँ पे वो जीतेंगे भी। किससे? प्रताप रुद्र देव से। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मालवा एवं गुजरात अभियान 1534 से 35 देख रहे हैं। तो मालवा एवं गुजरात का अभियान क्या है? तो यहाँ का शासक बहादुर शाह था। ये जब मेवाड़ पे आक्रमण कर रहा था तो वही कर्णावती देवी जो है वो जो है कि इनसे सहायता मांगेंगे और ये सहायता नहीं देंगे राखी भेज के। वही शासक है, यहाँ का शासक बहादुर शाह है, जिसे हरा कर, एक नाम है, इसको नोट करिएगा। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मालवा एवं गुजरात के अभियान में बहादुर शाह को हराने के बाद वहां का शासक किसे बनाया या सूबेदार किसे बनाया? तो अस्करी नाम है। ठीक है, यह अस्करी जो है वो कानून व्यवस्था को सही रूप में संचालित नहीं कर पाया, और परिणाम ये हुआ कि पुनः बहादुर शाह इस अधिकार पर, इस क्षेत्र में क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। चुनार का दूसरा अभियान हमने बताया कि एक पहला अभियान करेंगे, यहाँ सफल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हाथ लगा, कुतुब खां सेवा में आए हुए हैं।
यहाँ चुनार का दूसरा अभियान 1537 में होगा। यहाँ शेर खां जो है वो बंगाल पर आक्रमण किया है। शेर खां जो है वो चुनार से निकलकर बंगाल की तरफ गया है आक्रमण करने के लिए, और वहां का जो शासक गियासुद्दीन महमूद शाह यह जो है हुमायूं से सहायता मांग रहा है कि हमारी मदद करिए, शेर खां लड़ने आया है। तो यह जो है हुमायूं जो मदद नहीं करेंगे बल्कि देखेंगे कि चुनार खाली है, चुनार का किला खाली है, चल के इसे क्या कर लो, जीत लो। चुनार का किला जीत लिए और तो गौर प्रांत पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और इसके बाद वो क्या करेंगे कि जाके इनको भी जीत लेंगे। किसको? बंगाल को भी ये जीत लेंगे। आगे बढ़कर क्या करेंगे? बंगाल को भी जीत लेंगे। क्योंकि शेर खां जो है हरा के गियासुद्दीन को कमजोर कर चुका है। तब तक ये इधर चुनार का किला जीतने लगे। शेर खां ये युद्ध छोड़कर वापस चला आया, यहाँ पर कब्जा हो ही गया था। ये गियासुद्दीन कमजोर हो ही गए थे। बस ये क्या किए कि बंगाल पे उसी लगले जो है कि आक्रमण करके बंगाल को भी जीत लिए। अब महत्वपूर्ण ये चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर ये लड़खड़ाते हुए ही युद्ध लड़ रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। ये कभी अस्थायी हो ही नहीं पाएंगे। अभी दो लड़ाई होगा, शेरशाह सूरी से गुस्से में है बेचारा, चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में इनको हराएगा, 15 साल के लिए निर्वासित करेगा। और जैसे ही फिर शासन पाएंगे जब 1555 में, तो क्या होगा, सीढ़ियों से गिरकर लड़खड़ाते हुए मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए लेनलुप एक जो है कि इनके समकालीन जो है कि इतिहासकार हैं, वो बोलते हैं कि हुमायूं जो है वो लड़खड़ाते हुए जीवन जिया और लड़खड़ाते हुए ही चला गया। ठीक है, इस प्रकार के लोग, इतिहासकार लोग इन पे कमेंट करेंगे। आप इसे नोट करिए, फिर आगे के जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनके बारे में बताया जाए। तो हम देखेंगे कि ये हुमायूं के जीवन के बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जिसको लड़ने के बाद इनका जो है कि इनका खुद का इतिहास भूगोल बदलने वाला है। आप देखिए, चौसा का युद्ध 26 जून 1539। देखिए मैंने पूरी डेट लिखी है। यह डेट इसी तरीके से आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आयोग जो है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए सन तो वही देगा, लेकिन डेट में 26 जून 1539 या 26 जुलाई 1539 इस तरीके के बहुत नजदीकी डेट देते हैं, जिससे आप कंफ्यूज होते हैं। इसलिए डेट को आप जो है कि ध्यान से देखिए। हुमायूं जो है कि इस युद्ध में लड़ा और लड़ने के बाद हारने लगा, तो घोड़ा सहित, आप देख पा रहे हैं, घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। कूदने के बाद जो है कि उसकी जान जो है किसने बचाई? एक नियाज नाम का व्यक्ति है, जो क्या है, एक भिश्ती है। ठीक है, इसने जान बचाई है, जिसे कालांतर में जब यह दोबारा 1555 में जब यह दोबारा शासक बनेंगे, कौन? हुमायूं, तो उस एहसान को उतारने के लिए मैंने बताया था ना कि उसे क्या करेंगे, एक दिन का शासक बनाएंगे। एक दिन का शासक बनाएंगे, और शासक बनाने के बाद जो भी शासक बनते थे मुगल साम्राज्य में, उनके नाम से सिक्का जारी करना पड़ता था। और इसके नाम से जो है कि उन्होंने कैसे सिक्के जारी किए? चमड़े के सिक्के जारी किए। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात जो है कि उसका एक समकालीन इतिहासकार है फरिश्ता। ठीक है, फरिश्ता जो है कि वो ये बात कह रहा है। इस विजय के बाद ही, चूंकि यहाँ हुमायूं हार चुके हैं, इसी विजय के बाद जो है कि शेर खां किसकी उपाधि धारण करेगा? शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर लेगा। फिर जो है कि हुमायूं कुछ हिम्मत बांध के फिर एक लड़ाई लड़ेंगे, बिलग्राम की युद्ध, या इसी को कहते हैं कन्नौज का युद्ध, जो कि 17 मई 1540 को लड़ा जाएगा। इसमें हुमायूं फिर पराजित होंगे, और इस बार ऐसा पराजित होंगे कि 15 वर्षों के लिए भारत से जो है कि चले जाएंगे, निर्वासित हो जाएंगे। लेकिन इसका बहुत बढ़िया सदुपयोग किया उन्होंने। मौलवी पीर बाबा की पुत्री, देख रहे हैं, हमीदा बेगम से। आप इसको भी डेट याद रखिएगा, अक्सर पूछता है कि किसकी पुत्री थी, तो मौलवी पीर बाबा की पुत्री हमीदा बेगम से इन्होंने इसी दौरान विवाह किया। और आप देखेंगे ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के शासक, अमरकोट कहाँ के शासक?
अमरकोट के शासक का नाम क्या है? वीर शाह। इन्हीं के महल में मुगल इतिहास के सबसे महान शासक अकबर का जन्म होगा। ठीक है, यहाँ पर अकबर का जन्म हो गया। ये जो है कि पारिवारिक दायित्व से फ्री हो गए, टेंशन फ्री हो गए। अब ये निकलेंगे कब? 1543 में। 42 में हो गया अक्टूबर लास्ट में। अब इधर 43 में निकलेंगे कहाँ के लिए? ईरान के लिए। ईरान जाकर वहां के शासक से क्या करेंगे? आप देख पा रहे होंगे, वहां के शासक से क्या करेंगे? मदद मांगेंगे। और 1545 में अपने ही भाइयों, जिनको काबुल और कांधार दिया था, ठीक है, कामरान के ऊपर आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके ये दोनों जीत लेंगे। जीत लेने के बाद ये वही काबुल है जहां इनके दादाजी ने सबसे पहले शासन किया था। उसके बाद जो है कि पिताजी का वहीं जन्म हुआ था। तो वहां ये जीत कर वहां से और सैनिक बल के साथ जो है कि फिर दोबारा मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ेंगे। और मच्छीवाड़ा का युद्ध 22 जून 1555, ये भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोबारा 15 वर्षों बाद ये वापस आएंगे। और जो है कि अफगान शासक इब्राहिम सूरी के साथ जो है कि युद्ध होगा, जिसमें हुमायूं क्या हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर सरहिंद का युद्ध लड़ेंगे 1955 में ही। सिकंदर सूरी जो कि किसका पुत्र था? शेरशाह सूरी का पुत्र था, उसको ये फिर हराएंगे। और हराने के बाद जो है कि यह पूरी तरीके से भारत पर क्या हो जाएगा? इनका आधिपत्य हो जाएगा। और यहां से ये फिर जो है कि आप आगे देखेंगे कि अभी ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरेंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, अभी जो मैं क्वेश्चन अब आगे पढ़ाऊंगा, वह तो सबसे महत्वपूर्ण भाग में से आते हैं, जिसको आप अभी देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो है कितने महत्वपूर्ण हैं। तो फिलहाल इसको आप नोट करिए। तो बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो हजारों बार जो है कि अनेक एग्जामों में पूछे गए हैं। आप क्रम से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से दिल्ली में मृत्यु हो गई। किसकी बात हो रही? हुमायूं की। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से। एक तो सीधे सीधे ऑप्शन में ये पूछा जाता है। दूसरा, कब हुई? तो सीधे सीधे ये पूछा जाता है। दो क्वेश्चन पहले लाइन से बन रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसको अधिकतर पूछा जाता है। लेन लुक महोदय हैं, जो कि हुमायूं के समकालीन जो है इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि लुढ़कते हुए हुमायूं जीवन जिया और लुढ़कते हुए ही चला गया इस दुनिया से। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि यही हुमायूं जो है, आप सुने होंगे, बहुत फेमस है मीना का बाजार। तो मीना के बाजार की जो प्रथा चालू कराई थी, वो किसने चालू कराई थी? हुमायूं ने। अकबर के समय में मीना बाजार और डेवलप होगा, लेकिन इसकी शुरुआत इन्होंने की थी, हुमायूं ने की थी। अब क्वेश्चन यहां से भी बहुत ज्यादा पूछता है कि हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने? तो बनवाया है हाजी बेगम ने। ठीक है, इनकी पत्नी है हाजी बेगम ने। सॉरी, हाजी बेगम ने पत्नी नहीं है, ठीक है, इनका हाजी बेगम ने बनवाया है। और यह हुमायूं का मकबरा जो बना है वो किसके शासनकाल में बना है? अकबर के शासन काल में बना है। जबकि इसको बनाने वाली मिस्त्री का नाम क्या है? इसको किस वास्तुकार या मिस्त्री कह लीजिए, वो बनाया है मिर्जा गियास बेग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को इसमें से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका जो है कि एक नंबर कहीं ना कहीं रुकेगा जरूर। ठीक है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा। सोचिए, मकबरा बन रहा था। मकबरा चूंकि इनका पूरा एक इमारत की तरह, घर की तरह बनता था, उसके अंदर मकबरा होता था। तो अभी तक जो भी मकबरे बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे? फर्स्ट लेयर का, केवल एक तल्ला होता था, दो तल्ला उसमें नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? दोहरी गुंबद, एक गुंबद फिर उसके ऊपर एक और गुंबद, इस तरीके का इमारत बन रहा है। तो पहली बार दोहरी गुंबद वाला जो है कि एक इमारत बनेगी, वह कौन होगा? हुमायूं का मकबरा होगा। चहार बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग होगा। ये चहार बाग सीधे सीधे पूछता है कि चहार बाग पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसके मकबरे में होता है?
या कहाँ होता है, किस शासनकाल में, तो आप बताएंगे कि हुमायूं के शासन अकबर के शासनकाल में होता है और हुमायूं के मकबरे में होता है। वहीं आप देखेंगे कि संगमरमर युक्त पहला इमारत बनेगा मुगल काल में, और यह जो है कि अकबर का मकबरा होगा, संगमरमर युक्त। वहीं अरे हुमायूं का मकबरा होगा। वहीं आप देखेंगे कि हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो गुलबदन बेगम। आपको मैंने बताया जब कि बाबर के जितने पुत्र पुत्रियां थे उसमें जो है कि एक बहन भी थी, वही गुलबदन बेगम है। इन्होंने अपने भाई के नाम पर हुमायूं नामा लिखा है। और आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं कि 1533 में हुमायूं ने ही दीन पनाह महल का निर्माण करवाया था। इस प्रकार से हमने मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक, दूसरे नंबर के शासक हुमायूं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। और हम आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि हुमायूं से आने वाले लगभग सभी क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में जो है कि समराइज कर दिया है। अब हम अगली वीडियो में जो है कि इसके अगले शासक अकबर महान के बारे में जो है कि बढ़िया से जो है कि डिटेलिंग वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, आपके लिए अगर 0.1% भी यूजफुल रहा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम जो है कि और मेहनत करके आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।